ये मेरे बचपन की सबसे बेहतरीन यादों में से एक है, जब हम सभी दोस्त छुट्टी की रात इकट्ठे होते और पापा जॉन से पिज्जा ऑर्डर करते थे। और हम ये हर छुट्टी की रात में करते थे और मेरा ये शौक उम्र के साथ बढ़ता जा रहा था। मैं अपने सभी दोस्तों को अपने घर इनवाइट करता था। हम एक दूसरे के साथ बचपन के किस्से और पिछले हफ्ते में होने वाले वाकयात को शेयर करते थे। और तभी एक रात हमारे साथ एक अजीब हादसा हुआ। बिल्कुल पहले की तरह मैंने अपने दोस्तों को इनवाइट किया और हमने पिज्जा ऑर्डर किया। जब पिज्जा पहुंचा मैं उसे लेने के लिए बाहर आया, तब मैंने कुछ अजीब नोटिस किया। वो आदमी जो पिज्जा लेकर आया था वो दिखने में बहुत ही अजीब और पागल लग रहा था। उसकी आंखों से लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, और वो सारा गुस्सा सिर्फ मेरे लिए है क्योंकि वो डायरेक्ट मुझे ही घूर रहा था। मेरे दोस्तों ने भी उसके अजीब बर्ताव को नोटिस करते हुए मुझसे पूछा कि क्या मैं उसे जानता हूं या नहीं, और आखिर क्यों वो आदमी इतने गुस्से में था। हम सभी ने इस बात को इग्नोर करने का सोचा क्योंकि हम इस छुट्टी की रात को किसी पागल आदमी के लिए खराब नहीं करना चाहते थे। अगली रात जब हमने पिज्जा ऑर्डर किया तब भी बिल्कुल वैसा ही हुआ, और इस बार भी मेरे दरवाजे के बाहर बिल्कुल वही बंदा था जो पिछली बार गुस्सैल नजरों से मुझे घूर रहा था। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी क्योंकि जब भी मैं पिज्जा ऑर्डर करता था हर बार वही सेम आदमी आ रहा था, और तब चीजें और भी भयानक होती गई क्योंकि वो आदमी अब मेरा पीछा करने लगा था। वो हर जगह मुझे फॉलो कर रहा था, कभी शॉपिंग मॉल में और कभी मेरे घर के पास। मेरे दोस्तों ने भी उस आदमी को देखा और मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करने का कहा, लेकिन मैंने उन्हें इनकार किया। एक रात करीब 12 बजे किसी ने लगातार मेरे दरवाजे की घंटी बजाना शुरू कर दी। मैं डर गया क्योंकि भला इस वक्त मुझे कौन मिलने आ सकता है। मैं चेक करने के लिए दरवाजे की तरफ गया, और जब मैंने पीप होल से बाहर देखा मेरा दिल धड़कना बंद हो गया क्योंकि बाहर वही बड़ी लाल आंखों वाला डिलीवरी मैन खड़ा था। उसने कई बार दरवाजे की घंटी बजाई, और जब मैंने उसे जवाब नहीं दिया तब वो वहां से भाग गया। तब मैं बहुत ज्यादा डर चुका था। तभी मुझे याद आया कि मेरे कमरे की विंडो अभी भी खुली हुई थी। मैं उस खिड़की को बंद करने के लिए भागा, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तब बहुत देर हो चुकी थी और अब वो आदमी मेरे कमरे में खड़ा था। मैं डरते हुए चिल्लाया, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तब उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैंने इधर उधर अपना फोन ढूंढना शुरू किया ताकि मैं पुलिस को बुला सकूं, लेकिन तब मेरा फोन बाहर टेबल पर पड़ा था। मैं अपना फोन उठाने के लिए भागा। उसने मेरा फोन उठाया और कहा, प्लीज पुलिस को बुलाने से पहले मेरी बात सुन लो। इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसी वजह से मैं उसकी बात सुनने लगा। मेरा भाई मैथ्यू कई महीने पहले लापता हुआ था। वो भी मेरी तरह पिज्जा डिलीवर करता था। हम दोनों पापा जॉन्स में काम करते थे। पुलिस को अभी तक कोई सबूत नहीं मिला कि वो कहाँ है। इसी वजह से मैंने उसे तलाश करने का सोचा, और इसी जगह उसने आखिरी बार पिज्जा डिलीवर किया था। जब उसने ये सब कहा तब मुझे अंदाजा हुआ कि ये सच बोल रहा है। तब मैंने उससे कहा, हाँ मैंने उस बारे में सुना था, और जैसा कि मैंने पुलिस को बताया मैं कुछ नहीं जानता, ना ही तुम्हारे भाई के बारे में और ना ही कि वो कहाँ है। तब जेस रोने लगा और उसने कहा, वो हमारे एम्प्लॉइज में लापता होने वाला पहला है, और मुझे लगता है कि ये मेरी ही गलती है क्योंकि ये नौकरी मैंने ही उसे दिलवाई थी। इस वजह से मैं तुमसे पूछने आया। मैं बस अपने भाई को ढूंढना चाहता हूँ। मुझे लगा कि तुम उसके बारे में कुछ जानते होगे। मैं अभी भी डरा हुआ था और मुझे उस आदमी पर तरस आ रहा था। इस वजह से मैंने उससे कहा, देखो दोस्त, मैं समझता हूँ अगर मेरे भाई को कुछ होता तो मैं भी ऐसा ही करता, लेकिन तुम्हें सब्र करना होगा, और ना ही तुम किसी के घर इस तरह चोरी छुपे घुसकर कानून हाथ में ले सकते हो। मेरी बात सुनने के बाद जिसने कहा, मुझे माफ करना, मैं बस अपने भाई को ढूंढना चाहता हूँ। तुम दिखने में काफी अच्छे इंसान हो, इस वजह से मैं तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। मुझे अब जाना चाहिए। प्लीज तुम पुलिस को इस बारे में कुछ मत बताना। मैंने उससे वादा किया और उससे किसी भी किस्म की मदद के लिए पूछा, लेकिन जब वो जाने वाला था तब मेरी नजर उसकी गर्दन पर गई। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता, लेकिन तब मैं खुद को रोक भी नहीं सकता था। मैंने अपना छुरा निकाला और उसकी गर्दन में घुसा दिया, और जैसे ही वो खून में लथपथ जमीन पर गिरा मुझे बहुत ही खुशी महसूस होने लगी। उसके चेहरे पर परेशानी, हैरानगी और डर देखकर मुझे थोड़ा दुख हुआ। इस वजह से मैंने उसे सब कुछ बताने का फैसला किया।
मुझे माफ करना दोस्त, लेकिन मुझे ये करना पड़ा। तुम काफी जवान दिखते हो। किसी की नसों में दौड़ता हुआ गर्म खून मुझे उसे मारने के लिए मजबूर करता है। तब जेस अपनी गर्दन से बहता हुआ खून रोकने की कोशिश कर रहा था। जब मैं 10 साल का था मैंने अपने कुत्ते को चाकू से काट दिया क्योंकि मैं उसके अंदर की चीजें देखना चाहता था। और तब मैंने अपनी फैमिली से झूठ बोला कि वो भाग गया है। और जब मैं 12 साल का हुआ तब मैंने एक लड़की को खाई में धक्का दे दिया। उसका सर सीधा पत्थर पर लगा। मेरे लिए वो एहसास दुनिया का सबसे ज्यादा सुकून देने वाला था। और वो लड़की वहीं मर गई। और जब मैं बड़ा होता गया तब मुझे इससे भी ज्यादा चाहिए था। इसके बाद मैंने लोगों को वीरान गलियों और सड़कों पर मारना शुरू किया। ज्यादातर मैं बेघर लोगों को और देर रात तक पैदल चलने वालों को शिकार बनाता था, लेकिन ऐसा करना मेरे लिए रिस्की था। तब मैंने कुछ और सोचा। पिछले साल मैंने पापा जॉन्स की वेबसाइट खोली और उनसे पिज्जा ऑर्डर किया। इसके बाद मैंने डिलीवर करने वाले लड़के और लड़कियों को मारना शुरू कर दिया क्योंकि उन लोगों का काम उन्हें शहर के हर हिस्से में पहुंचाता है और उन्हें ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। यहां तक कि पुलिस को भी उनके बारे में पता नहीं चलता। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पापा जॉन्स के एम्प्लॉयज को ही मारता हूं। जो भी मेरे पास आता है वो वापस नहीं जाता। और कभी कभार ये नशा बहुत आगे बढ़ जाता है जिससे मैं खुद को रोक नहीं पाता। मुझे लगता है कि तुम समझ सकते हो। मैंने जैसे ही जेस की बेजान बॉडी की तरफ देखा मुझे अंदाजा हुआ कि मैं एक मुर्दे से बात कर रहा था। वो आदमी अब मर चुका था, लेकिन मैं फिर भी उसकी बॉडी में बार बार खंजर मारता रहा, जिस वजह से मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था। जब भी उसका खून निकल रहा था मुझे बहुत मजा आ रहा था। जब मैंने उसे पूरी तरह चीर फाड़ दिया तब मैंने उसे ठिकाने लगाने का सोचा। मैंने उसकी लाश को बेसमेंट में पहुंचाया। उसकी बॉडी को मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाला ताकि कुछ ही दिनों में उसका नामो निशान भी खत्म हो जाए, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने उसके भाई के साथ किया था। उसे खत्म करने के बाद मैंने उसके कपड़े पहने और गाड़ी में बैठकर कहीं दूर जाने लगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझ पर शक करे। मैं उसकी गाड़ी लेकर घने जंगल के अंदर गया और मैंने हाथों पर ग्लव्स इस्तेमाल किए ताकि कोई भी सबूत मेरे खिलाफ ना हो। मेरे पड़ोस में कोई भी कैमरा नहीं था। इस वजह से जब पुलिस मुझसे पूछने आई तब मैंने उनसे भी वही कहा जो मैंने जेस से कहा था। ये सब करने के बाद मुझे काफी भूख लग रही थी और जब मैं वापस आया तब मैंने पापा जॉन से पिज्जा ऑर्डर किया। पिज्जा लाने वाली लड़की का नाम एबी था और जैसे ही मैंने पिज्जा की पेमेंट की मैं मुस्कुराया क्योंकि मैं इंतजार नहीं कर पा रहा था ये देखने के लिए कि उस लड़की के अंदर क्या होगा।